कुणाल और अनिका कंटिन्यू। दक्ष किचन चला गया और कुणाल ने मुंह बना लिया। साहिल भी वहीं बैठा था। उसका पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था। कुणाल ने कहा, मिस्टर असिस्टेंट, मैं अब शेखावत फैमिली के लिए काम नहीं करता तो फिर मैं कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बॉस की बात न मानने की स्थिति में हो? अगर मैडम का किडनैप नहीं हुआ तो चिराग कब कब नर्क पहुंच गया होता। कुणाल ने लंबी सांस को सोचा। ठीक ही है, कुणाल के ऋषि बनकर आने से उसने घर पर कंट्रोल ले लिया था। अब घर में कम गार्ड्स घूम रहे थे, लेकिन अभी सिक्योरिटी की वजह से किसी भी फैमिली मेंबर को मिलने की इजाजत नहीं थी। कुणाल इस समय अनिका के कमरे के बाहर खड़ा था। वो सोच रहा था, क्या ये बेवकूफ़ लड़की इतनी स्ट्रांग है जो इतने बड़े धोखे को सह पा रही है। उसने 2-3 बार नॉक किया तो अनिका ने दरवाज़ा खोल दिया। कुणाल अंदर आया और पूछा, आर यू ओके? अनिका ने कुछ नहीं कहा और बालकनी में चली गई। कुणाल ने पीछा किया तो देखा एक वहां आग जल रही है। व्हाट द हेल? ये क्या कर रही हो? घर में आग लगाना है क्या? कुणाल ने अनिका को उस आग से दूर खींचना चाहा, लेकिन अनिका उसकी पकड़ में नहीं आई और बालकनी में जाकर बचे हुए चीजों को जलाने लगी। कुछ फोटोज, कपड़े, गिफ्ट आइटम्स और भी कुछ सामान थे। अनिका की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। कुणाल ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मॉम को यहाँ भेज दूं? अनिका ने अपनी लाल आंखों से कुणाल को देखा और कहा, क्या बोल के भेजोगे कि उनकी बेटी का दिल टूट गया, उसे धोखा मिला और उसी की वजह से पूरा परिवार मुसीबत में है? सॉरी, कुणाल ने कहा। अनिका ने उसे देखा और धीरे से उसके पास आई और उसे धक्का देते हुए बोली, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे एविडेंस कमजोर थे, ये सब मुझे पहले नहीं दिखा सकते थे। अनिका फिर उसे धक्का देने वाली थी, लेकिन कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम मान जाती? अनिका ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और चिल्ला कर कहा, गेट आउट, मुझे इस चेहरे से नफरत है, जाओ, गेट आउट, गेट आउट। कुणाल ने एक लंबी आह भरी और कमरे से चला गया। सच में उस बास्टर्ड का चेहरा भी कितना बदसूरत है। चिराग के घर के आधे से ज्यादा नौकर और बॉडीगार्ड्स बदल दिए गए थे और उनकी जगह दक्ष और कुणाल के लोगों ने ले लिए थे। उस दिन काजल के हाथों मार खाने और इंसल्ट होने के बाद चिराग ने अपनों शक्ल तक नहीं दिखाई थी, जिससे काजल को राहत थी। काजल और दीक्षित बातें कर रहे थे और एमरल्ड काजल की पेट से चिपक कर सो रही थी। ग्रैंडपा, मुझे रामा की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वहां उसके साथ क्या हो रहा होगा। दीक्षित ने भी आह भरते हुए कहा, हम सिर्फ चिंता ही कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कल तक का इंतजार करना होगा। कल मुझे देखना है कि दक्ष किस काबिल है। काजल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, वो बहुत स्मार्ट है, आप देख लेना, वो सब ठीक कर देगा। दीक्षित ने कुछ सोचकर पूछा, क्या तुम दक्ष को माफ नहीं कर सकती? ये सुनकर काजल जम गई। माफ? कैसी माफी? उसने तो मेरी दी को मारने की कोशिश की, हालांकि वो जिंदा है, लेकिन मेरा दिल इतना कमजोर क्यों है? वो दक्ष से प्यार करना बंद भी नहीं करता। काजल को सोचते देख दीक्षित ने उसका सर को सहलाते हुए कहा, काजल, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। जहां तक मेरी समझ है, दक्ष तुमसे बहुत प्यार करता है, तो तुम चाहो उससे कितना भी दूर चली जाओ, वो हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। उसकी लाइफ में सिर्फ तुम होगी। काजल ने सब सुना और उसे पहले से ही ये सब पता था। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए, जिसे काजल ने तुरंत छुपा लिया। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और खरगोश जैसे दिखने वाली मेड एक बड़ी सी ट्रे लेकर आई। गुड मॉर्निंग, मैं ब्रेकफास्ट लाई हूँ। ये बोलते ही उसने काजल को आंख मारी। काजल चौंक गई। इसने भी मुझे नाना भाव के जैसे आंख मारी, तो क्या ये भी दक्ष के टीम की है? काजल को सोचते देख वो मेड काजल के सामने आई और ट्रे रख कर बोली, खा लीजिए, आज बहुत खाना है, स्पेशल डिलीवरी से आया है। काजल ने कवर हटाया तो फिर से वही खुशबू। दक्ष? काजल फुसफुसाई। उस मेड ने फिर आंख मारी और कहा, करेक्ट। काजल ने उस मेड को ध्यान से देखा तो अब वो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। काजल ने हकलाते हुए कहा, त्रिशा। उस मेड ने अपने खरगोश वाले दांत दिखाते हुए धीरे से अपनी ओरिजिनल आवाज में कहा, काजल। दोनों दोस्त आखिरकार आमने सामने थी, लेकिन दोनों गले भी नहीं मिल सकती। दोनों की आंखें भर आई। तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ खतरा है? त्रिशा ने एमरल्ड को सहलाते हुए कहा, तेरे लिए कुछ भी, आखिर बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही नहीं हूं मैं तेरी। काजल मुस्कुरा दी। दीक्षित धीरे धीरे अपने अंदाजे से सब समझने लगा। तो दक्ष इस घर को अपने लोगों से बदलवा रहा है। वेरी स्मार्ट। आखिर पोता किसका है? उसका दिमाग तो मुझे भी तेज होगा ही। ये सोच दीक्षित को खुद पर प्राउड फील हो रहा था।
अथर्व ने जिद कर किंजल के अपार्टमेंट में पूरी रात गुजारी। न जाने किंजल ने क्या क्या किया उसे भगाने के लिए, लेकिन वो ढीठ की तरफ वही जमा रहा। अथर्व ने किंजल के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसे जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए कहा, स्पाइसी, मैं बहुत अच्छा हाउस हस्बैंड बन सकता हूँ। तुम पुलिस स्टेशन जाना और तुम्हारे लिए मैं टिफिन बॉक्स बना दूंगा। वैसे भी मेरा काम लैब में होता है तो मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। किंजल ने स्पून को टेबल पर पटका और झुंझलाते हुए कहा, कम से कम सुबह सुबह तो अपनी बकवास मत करो। अथर्व बना हाउस हस्बैंड और उसका ओवर पोसेसिवनेस कंटिन्यू। अथर्व ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, ओह माय गॉड, इतना गुस्सा। स्पाइसी, तुम गुस्सा करो पर इतना नहीं, खासकर मुझे पर नहीं। मेरा दिल टूट जाता है। किंजल अब इतना इरिटेट हो गई कि उसके बस जूस पिया और जाने लगी। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया और बहुत प्यार से कहा, तुम गुड बाय किस देना भूल गई। किंजल ने लंबी सांस ली और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तभी अथर्व ने हाथ छोड़ने के बजाय उसे ही पकड़ लिया और उठाकर वापस बेडरूम में ले जाने लगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। क्या तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते क्या? अथर्व, जस्ट लीव मी। छोड़ो नहीं, मैं तुम्हें मरूंगी। अथर्व ने उसकी एक नहीं सुनी और बेड पर दबा दिया, ऐसा कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। स्पाइसी, मैंने कहा है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अब मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ा सकती, तो मान जाओ। हम अलग तभी हो सकते हैं जब हम में से एक मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तो मैं तुम्हें मार देती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने किंजल के होठों को बाइट किया और कहा, ये तो तुम कभी नहीं करोगी, वरना मुझे अपने इतने करीब थोड़ी ना आने देती। हा हा हा। किंजल को उस बाइट से दर्द हुआ तो अपने होठों लिखकर वो कुछ कहना चाहती थी कि उसने देखा कि अथर्व ने नजर उसके होठों पर ही टिक गई। अगले ही पल अथर्व ने किंजल के होठों पर अटैक कर दिया। बेचारी किंजल, उसका दिमाग सब कुछ रोकना चाहता था लेकिन उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। अथर्व का चार्म ही ऐसा था कि वो किंजल को बड़ी आसानी से सेड्यूस कर लेता और उसका पूरा फायदा उठा लेता। मॉर्निंग में सब काम पे गए और यहाँ दोनों बेड पर मॉर्निंग एक्सरसाइज में लग गए। किंजल ने तो अथर्व पर कितनी बार अटैक भी किया लेकिन अथर्व ने उसे छोड़ा ही नहीं। वो तो अब इतना थक गई कि दोबारा सो गई। अथर्व ने किंजल के चेस्ट पर बाइट मार्क्स देखा तो उसे बुरा लगा। ओह नो, आज ही स्पाइसी के लिए मेडिसिन बनाता हूँ और मेरी स्पाइसी को एक्सरसाइज के लिए एनर्जी भी चाहिए तो टॉनिक भी बनाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वो धीरे से हंसा और सोती हुई किंजल को प्यार से देखने लगा। उसने फिर मन हुआ कि उसे दोबारा खा जाए लेकिन कंट्रोल। उसका तो प्लान था कि किंजल को उसका ऐसा नशा चढ़े कि उसी की बनकर रह जाए। दोपहर का समय। अथर्व फ्रेश हो लंच बनाकर वापस जाने की तैयारी में था। किंजल को सोने दिया। वो बेडरूम से निकलने ही वाला था कि किंजल के फोन में एक मैसेज की बीप की आवाज आई। अथर्व के कदम रुक और सैंडर का नाम देखा तो गुस्से से उसके नसें तन गई। फोन को अथर्व ने किंजल के फिंगरप्रिंट से खोला और मैसेज पढ़ने लगा। बेबी, आज तुम लेट क्यों हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुमने रावत से ब्रेकअप कर लिया ना? अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। अथर्व की आंखों में कालापन और होठों में डेविल स्माइल आ गई। स्पाइसी, क्यों तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो? ब्रेकअप? हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने धीरे से कहा। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने रिप्लाई किया, मुझे थोड़ा लेट होगा आने में। अगला मैसेज आया, ओके, डेट में टाइम से पहुंच जाना। उद्धरण चिन्ह। डेट, ये शब्द काफी था अथर्व को अपने डेविल अवतार में आने के लिए। वो कुछ रिप्लाई करता उससे पहले उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। किंजल ने अपनी नींद भरी आंखों से कहा, तुम मेरे फोन में क्या कर रहे थे? अथर्व ने अपनी खाली हाथ की मुठिया कस ली। किंजल ने मैसेज पढ़ा और गिल्टी फील करते हुए कहा, मुझे नागा का भरोसा जीतना था इसीलिए तुम्हारा यूज किया। वैसे भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी न हो तो मुझे अपना गुस्सा मत दिखाओ। अथर्व ने डेविल स्माइल के साथ कहा, तो तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो? किंजल ने अपना सर पिट लिया। ओह शिट, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि मैं उसे अपने साथ बिजी रखूंगी और तुम मेरे दिए हुए लोकेशन पर पहुंच जाना। डॉक्टर योगेश और रामा तुम्हें सारे सैंपल डिलीवर कर देंगे। ये काम आज रात को ही होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने सब सुना और उसे साइड में रखकर एक बात पर फोकस करते हुए पूछा, तुम उस बुढ़े को बिजी कैसे रखोगी? उद्धरण चिन्ह। जाहिर है मैं डेट पर जा रही हूँ तो रोमांटिक बनना पड़ेगा, किंजल ने यूं ही कह दिया। अथर्व की आंखें किसी भूखे शेर की तरह किंजल को देखने लगी।
उसके बालों की लट को सुलझाते हुए पूछा, रोमांटिक? उद्धरण चिन्ह। अब जाकर किंजल ने अथर्व का मतलब समझा और उसके चेहरे की स्माइल देखकर उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। वो तो जम गई। किसी तरफ वो हकलाते हुए बोली, मुझे बस एक्टिंग करनी है। अचानक किंजल को लगा कि वो इस इडियट से डर क्यों रही है। हे, तुम मुझे डरने की कोशिश कर रहे हो। चलो निकलो, जाओ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने हंसते हुए कहा, तो आखिरकार स्पाइसी मुझसे डर ही गई। हा, और मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा है और इस घर की सारी चीजें भी मेरी है और तुम भी मेरी हो। ये सुनकर किंजल के दिल ने धड़कन छोड़ दी। इस लड़ाई में किंजल की चादर जो उसके नेकेड बॉडी को कवर करके रखी हुई थी वो फिसल गई और उसका खूबसूरत चेस्ट अथर्व के आंखों के सामने था। किंजल ने पहले अपने हाथों से फिर चादर से अपने आप को ढकने की कोशिश करने लगी और उसका चेहरा ब्लड रेड हो गया। अथर्व धीरे से किंजल के पास बैठ गया और उसकी खुली गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कर्कश आवाज में कहा, क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? किंजल की तो सांसें अटक गई। उसे कुछ बोलने का मौका ही मिला और फिर से उसे बेड पर दबा दिया गया। फिर से लव मेकिंग की आवाजें कमरे में गूंजने लगी और किचन में बना खाना ठंडा हो गया। तुम मुझे 2 हाथ की दूरी पर रहोगे, हवस के पुजारी। कंटिन्यू। अथर्व ने अपने असिस्टेंट को बोल के कुछ सिंपल टॉनिक अपने लैब से मंगवा लिए। अभी फिलहाल इसी से काम चलाया जा सकता है। किंजल इतना थक चुकी थी कि बहुत गहरी नींद में थी। अथर्व ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो स्पाइसी तो पूरी लाइफ ऐसे ही बिता देगी। मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा और अपने गुस्से को भी। कहीं स्पाइसी बुरी तरह भड़क गई तो बिना शादी के डिवोर्स हो जाएगा। अथर्व ने खाना गर्म किया और बेडरूम में ले गया। उसने किंजल का गाल सहलाते हुए धीरे से उसके कानों में कहा, स्पाइसी उठ जाओ, आधी दोपहर पार हो गई, उठ जाओ, रात का मिशन याद है ना? मिशन शब्द सुनते ही किंजल की नींद हल्की खुली और कसमसाने लगी। अथर्व ने उसे उठाकर बैठाया और सबसे पहले टी शर्ट पहनाई। वो फिर से सेड्यूस नहीं होना चाहता था। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किंजल के लिए अभी तो बिल्कुल नहीं। किंजल ने अपनी आंखें रगड़ी और कर्कश आवाज में पूछा, टाइम क्या हुआ? 2 बज रहे हैं। व्हाट? इतना लेट हो गया? कहीं रामा को कुछ हुआ ना हो वहां? रिलैक्स स्पाइसी, मैंने अपने लोगों को वहां अपॉइंट कर दिया है। रामा ठीक है और आज रात सब कुछ प्लान से चलेगा। तभी किंजल ने अथर्व को घूर के देखा और उसे धक्का देकर कहा, तुम मुझे 2 हाथ की दूरी पर रहोगे, यू परवर्ट, हवस के पुजारी। किंजल ने फिर पानी पिया। अथर्व ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। वो बिस्तर पर लोट-पोट होकर हंसने लगा। क्या कहा? हवस का पुजारी? हा। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम हो, मुझ पर ऐसे टूट गए जैसे मैं तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। काजल एक बार सेफ हो जाए उसके बाद हम दोनों अलग रास्ते पर। मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने का कोई शौक नहीं है। अथर्व की हंसी गायब हो गई। क्या बोला तुमने? मिस्ट्रेस? मतलब कीप? हाउ डेयर यू? तुमने मेरी स्पाइसी की इंसल्ट की। वो मेरी फ्यूचर वाइफ है। किंजल को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। उसने सब कुछ इग्नोर करना ही ठीक समझा। उसने अपनी लोअर बॉडी को चादर से लपेटा और बाथरूम जाने के लिए खड़ी हुई वैसे ही उसके पैर कांपने लगे और वो गिर गई। पर अथर्व तो वही था जो नीचे गिरने से बचा लिया। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बाथरूम में रखे स्टूल पर बैठाकर अथर्व उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और कहा, खाना मैंने गर्म कर दिया। उसके बगल में एक मेडिसिन की छोटी बोतल है, पी लेना। मुझे जाना है, रात की तैयारी करनी है, तो रात में मिलते हैं, बाय। बोल अथर्व मुस्कुराया और आगे बढ़कर किंजल के होठों पर एक डीप किस की और बिना पीछे मुड़े चला गया। अगर वो पीछे मुड़ता तो किंजल का टमाटर जैसा लाल चेहरा देख फिर सेड्यूस हो जाता। किंजल ने तो फोकस ही खो दिया। क्यों मैं इस डेविल तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ? मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी, इनफैक्ट मैं शादी ही नहीं करना चाहती। मैं भी तो देखूं कितने दिनों तक इसके दिमाग में मेरा फितूर रहता है। ये आमिर लोग कभी एक चीज पर थोड़ी ना टिक सकते हैं। फिर किंजल रेडी होकर शाम के डेट के लिए कपड़े लेकर नागा के लैब के लिए निकल गई। नागा का लैब। किंजल ने आते ही सबसे पहले नागा से मुलाकात की। तुम कहाँ थी सुबह से? सॉरी, मेरे पेट में दर्द था इसीलिए मैं दवा खाई तो मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। मैं जल्दी ठीक होना चाहती थी, आखिर आज हमारी डेट जो है। नागा ने लस्ट भरी नजरों से किंजल के चेस्ट को देखते हुए कहा, तो तुम कहाँ जाना चाहोगी? कोई होटल या बार या कोई प्राइवेट जगह? किंजल ने पाउट करते हुए कहा, तुम जहाँ रहते हो वही डेट करेंगे। पैसे क्यों वेस्ट करना? उद्धरण चिन्ह।
नागा ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। तो 8 बजे मेरे कमरे में। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने उसे विंक किया और हाँ कर दी। कैंटीन में उसे योगेश मिल गया। योगेश ने बताया कि अथर्व रावत ने उसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया है। किंजल तो हैरान रह गई। यहाँ बहुत सारे गार्ड्स और डॉक्टर्स रावत के हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला वो सब कब बदल दिए गए। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने रामा के बारे में पूछा तो योगेश ने बताया, रामा को फ्लू का इंजेक्शन दिया गया जिससे वो कम से कम 3 दिन बीमार रहेगा। किंजल को राहत मिली, लेकिन कल ही तो वो यहाँ से गई थी, तो ये सब कब हुआ? खौर जाने दो, अथर्व कब क्या करे ये वही जाने। रामा बस सेफ रहे क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था। किंजल चुपके से रामा से मिलने गई। बेचारा रामा, उसकी तो छींक ही नहीं बंद हो रही थी। उसने अपना नाक साफ करते हुए और आंखों में आंसू लाते हुए कहा, काजल ठीक है ना? किंजल ने पहले अपने होठ कस लिए। इसे अपनी नहीं और अभी भी काजल की फिक्र है? काजल ठीक है और उसका बेबी भी, लेकिन मैंने यहाँ एक जरूरी बात बोलने आई हूँ। रामा ने छींकते हुए ध्यान लगाया। मैं नागा को अपने पास फंसा कर रखूंगी, लेकिन वो आदमी परवट है। जब तक मैं होश में रहूंगी खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगी, लेकिन अगर मुझे कोई ड्रग दिया गया तो मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में होगी। ये सुनकर रामा के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, तो आप वहां मत जाओ, ये जरूरी है। अथर्व से कहना जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करे और तुम मुझे ढूंढने उसके कमरे तक आना। रामा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है, आप मर भी सकती है। बिना खतरे के कोई काम नहीं होता, लेकिन याद रहे अगर मेरी इज्जत खतरे में पड़ी और तुम नहीं आए तो मैं खुद को मार दूंगी। बेचारा रामा, उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। नहीं, आप मर नहीं सकती, ये बोल रामा दहाड़े मार मार के रोने लगा। फिर मैं काजल को क्या जवाब दूंगा? ड्रग्स का या प्यार का नशा। कंटिन्यू। किंजल ने रामा को देखा। सच में वो छोटा बच्चा ही था। किंजल को तो उसकी बात पर गुस्सा भी नहीं आता था। शायद इसीलिए काजल भी रामा के लिए अच्छा फील करती थी। रामा को रोते हुए देख किंजल का मन किया कि उसका सर थपथपा कर चुप करा दे, लेकिन अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं था। उसने अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाली और रामा की तरफ फेंक कर कहा, ये उस सीक्रेट रास्ते के दरवाजे की चाबी है। डॉक्टर योगेश के साथ वेट करना, जब बाहर से नोक होगा तभी दरवाजा खोलना। रामा ने छींक मारा और अपनी नाक पोंछते हुए कहा, ओके ओके, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। किंजल ने जाते जाते मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी। रात के ठीक 8 बजे किंजल तैयार होकर नागा के रूम के बाहर थी। उसके नोक करने से पहले ही नागा ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसके चेहरे में बदलाव तब आया जब उसने किंजल को शॉर्ट ड्रेस में देखा। पहली बार उसे किंजल का खूबसूरत चेहरा भी देखने को मिला, क्योंकि आज किंजल ने कोई मास्क नहीं लगाया था। किंजल ने डीप वी कट स्लीवलेस लाइट ब्लू ड्रेस पहनी थी, जो फिटिंग थी और उसके जांघों को बस आधा ही कवर कर रही थी। उसने उसी रंग की हील्स पहनी थी और उसके लंबे बाल खुले थे। शिमर ब्लू आई शेडो और लाइट पिंक लिपस्टिक। जब नागा की ये हालत थी तो जब अथर्व उसे इस अवतार में देखता तो मिशन कैंसिल हो जाता। ओह माय गॉड, मैंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की आज तक नहीं देखी। किंजल तो साफ साफ देख रही थी, इस बुड्ढे के मुंह से पानी टपक रहा है और चेहरे में हवस दिख रही है। हालांकि नागा 40 का था, लेकिन ठीक ठाक दिखता था। उसने भी ब्लैक सूट पहना था। किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? किंजल की पिंक स्माइल देखकर तो नागा बेहोश ही होने वाला था। ऑफ कोर्स, अंदर आओ न। नागा ने किंजल को अंदर आने का रास्ता दिया। वही दूसरी तरफ लैब में अब अथर्व के लोगों से पूरी तरह इन्फिल्ट्रेट हो चुका था, लेकिन अलार्म का खतरा था क्योंकि बाहर के गार्ड्स अभी भी नागा के थे। योगेश ने सारे सैंपल को रेडी किया और रामा के इशारे का इंतजार करने लगा। अपनी स्पेशल दवा से रामा ने अपने फ्लू को कुछ देर के लिए ठीक कर लिया। दरवाजे पर नोक हुआ। रामा ने लंबी सांस ली और लॉक खोला। बाहर काले कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान था, जिसका ऑरा महसूस कर रामा के मुंह से अपने आप निकल गया, बॉस। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने रामा को देखा और उसके होठ के एक कोने उठ गए और कहा, तो मिस्टर एक्स असिस्टेंट, तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा एक्स बॉस हूँ? उद्धरण चिन्ह। रामा के आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत हर्ट हुआ और बिना आवाज किए सुबकने लगा। बॉस, ऐसा मत बोलो। मैं अथर्व ने उसके बकबक को रोकते हुए कहा, शट अप। सैंपल्स। अथर्व ने इशारा किया तो कुछ लोग सीधे उस दरवाजे से अंदर की तरफ भागे और साथ में रामा भी था। योगेश ने रामा को देखा और इशारा समझ गया।
10 मिनट में पूरा लैब खाली हो गया और अथर्व का ट्रक निकल गया। उसने इधर उधर देखा और रामा से पूछा, स्पाइसी कहाँ है? अचानक इस सवाल ने रामा को अंदर से झंझोर दिया। वो तो नागा के साथ। ओह नो बॉस, मुझे जाना है, बोलते ही रामा भाग गया। वो बहुत तेज था, बहुत तेज। तभी अथर्व को भी कुछ याद आया। डेट। वो अंदर रामा के पीछे भागा, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता। अथर्व अब अधीर होने लगा और गुस्से से उसका शरीर जलने लगा। उसने योगेश को पकड़ा और पूछा, नागा कहाँ है? वो अपने रूम में होगा, जल्दी करो, मुझे ले चलो। बोलते ही अथर्व ने योगेश को खींच लिया। सच में अथर्व अभी किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। अगर मेरी स्पाइसी को कुछ हुआ ना, तो नागा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मरूंगा। वैसे रामा को तो खुद नहीं पता कि नागा कहाँ रहता है। योगेश ने पॉइंट करते हुए कहा, यही कमरा है नागा का। अगले ही पल अथर्व ने इतनी जोर से दरवाजे पर लात मारी कि वो एक झटके में खुल गया। तब रामा भी पहुंच गया। लिविंग रूम ऐसा डेकोरेटेड था कि सच में कोई यहाँ रोमांटिक डेट में हो। अथर्व ने अंदर आते ही एक खुले दरवाजे को देखा जिसमें कुछ आवाजें आ रही थी। उसके तो पसीने छूट गए, कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। वो फौरन उस कमरे में गया तो सामने देख हैरान रह गया। नागा के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, वो नेकेड था। किंजल बिस्तर पर आधी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन तब भी वो कोशिश कर रही थी नागा उसे इंटीमेटली छू न पाए। अथर्व तो गुस्से से पागल हो गया और सामने पड़ा मेटल का वास उठाया और नागा के सर में दे मारा। चोट वाइटल पॉइंट पर लगी तो बिना कुछ समझे नागा की मौत हो गई। उसके बाल पकड़ खींचकर अथर्व ने नागा को कमरे के एक कोने में फेंक दिया। अथर्व ने किंजल को, जिसका चेहरा पूरा लाल था और देखता ही रह गया, सो ब्यूटीफुल। अनजाने में उसके मुंह से यही निकला। हालांकि अथर्व किंजल के इतना करीब आ चुका था कि उसने उसके शरीर के हर हिस्से को देख लिया था, लेकिन इस समय की बात अलग थी। अपना सर झटक कर अथर्व ने किंजल को टच किया तो उसका शरीर बहुत गर्म था। ओह एफ्रोडीजियक। किंजल ने अपनी अध खुली आंखों से अथर्व को देखा और उसके हाथ को पकड़कर अपने साइड गले में रखते हुए कहा, यू डेविल, बैड डेविल, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? मुझे गले लगा लो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अथर्व ने किंजल की सांस से ही पता कर लिया कि इसे हाई डोज दिया गया। इस लड़की का विल पावर है जो अब बच पाए, लेकिन क्या ये मुझसे नहीं बचना चाहती? ये सोचते ही अथर्व के दिल में हजारों फूल खिल गए। स्पाइसी, तुम्हें ड्रग दिया है, मेरे लैब चलो, मैं एंटीडोट दूंगा। अगले ही पल किंजल ने अथर्व को खींचा और किस करने लगी। नशे में ही सही किंजल उसे किस कर रही थी। अचानक इस सीन को रामा ने देख लिया और उसे छींक आ गई। ड्रग्स का या प्यार का नशा? कंटिन्यू। किंजल ने रामा को देखा। सच में वो छोटा बच्चा ही था। किंजल को तो उसकी बात पर गुस्सा भी नहीं आता था। शायद इसीलिए काजल भी रामा के लिए अच्छा फील करती थी। रामा को रोते हुए देख किंजल का मन किया कि उसका सर थपथपा कर चुप करा दे, लेकिन अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं था। उसने अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाली और रामा की तरफ फेंक कर कहा, ये उस सीक्रेट रास्ते के दरवाजे की चाबी है। डॉक्टर योगेश के साथ वेट करना, जब बाहर से नोक होगा तभी दरवाजा खोलना। रामा ने छींक मारा और अपनी नाक पोंछते हुए कहा, ओके ओके, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। किंजल ने जाते जाते मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी। रात के ठीक 8 बजे किंजल तैयार होकर नागा के रूम के बाहर थी। उसके नोक करने से पहले ही नागा ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसके चेहरे में बदलाव तब आया जब उसने किंजल को शॉर्ट ड्रेस में देखा। पहली बार उसे किंजल का खूबसूरत चेहरा भी देखने को मिला, क्योंकि आज किंजल ने कोई मास्क नहीं लगाया था। किंजल ने डीप वी कट स्लीवलेस लाइट ब्लू ड्रेस पहनी थी, जो फिटिंग थी और उसके जांघों को बस आधा ही कवर कर रही थी। उसने उसी रंग की हील्स पहनी थी और उसके लंबे बाल खुले थे। शिमर ब्लू आई शेडो और लाइट पिंक लिपस्टिक। जब नागा की ये हालत थी तो जब अथर्व उसे इस अवतार में देखता तो मिशन कैंसिल हो जाता। ओह माय गॉड, मैंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की आज तक नहीं देखी। किंजल तो साफ साफ देख रही थी, इस बुड्ढे के मुंह से पानी टपक रहा है और चेहरे में हवस दिख रही है। हालांकि नागा 40 का था, लेकिन ठीक ठाक दिखता था। उसने भी ब्लैक सूट पहना था। किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? उद्धरण चिन्ह। किंजल की पिंक स्माइल देखकर तो नागा बेहोश ही होने वाला था। ऑफ कोर्स, अंदर आओ ना। नागा ने किंजल को अंदर आने का रास्ता दिया। वही दूसरी तरफ लैब में अब अथर्व के लोगों से पूरी तरह इन्फिल्ट्रेट हो चुका था।
लेकिन अलार्म का खतरा था क्योंकि बाहर के गार्ड्स अभी भी नागा के थे। योगेश ने सारे सैंपल को रेडी किया और रामा के इशारे का इंतजार करने लगा। अपनी स्पेशल दवा से रामा ने अपने फ्लू को कुछ देर के लिए ठीक कर लिया। दरवाजे पर नोक हुआ। रामा ने लंबी सांस ली और लॉक खोला। बाहर काले कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान था, जिसका ऑरा महसूस कर रामा के मुंह से अपने आप निकल गया, बॉस। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने रामा को देखा और उसके होठ के एक कोने उठ गए और कहा, तो मिस्टर एक्स असिस्टेंट, तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा एक्स बॉस हूँ? उद्धरण चिन्ह। रामा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत हट हुआ और बिना आवाज किए सुबकने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बॉस, ऐसा मत बोलो। मैं अथर्व ने उसके बकबक को रोकते हुए कहा, शट अप। सैंपल्स। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने इशारा किया तो कुछ लोग सीधे उस दरवाजे से अंदर की तरफ भागे और साथ में रामा भी था। योगेश ने रामा को देखा और इशारा समझ गया। 10 मिनट में पूरा लैब खाली हो गया और अथर्व का ट्रक निकल गया। उसने इधर उधर देखा और रामा से पूछा, स्पाइसी कहाँ है? अचानक इस सवाल ने रामा को अंदर से झंझोर दिया। वो तो नागा के साथ। ओह नो बॉस, मुझे जाना है। बोलते ही रामा भाग गया। वो बहुत तेज था, बहुत तेज। तभी अथर्व को भी कुछ याद आया, डेट। वो अंदर रामा के पीछे भागा, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता। अथर्व अब अधीर होने लगा और गुस्से से उसका शरीर जलने लगा। उसने योगेश को पकड़ा और पूछा, नागा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वो अपने रूम में होगा। उद्धरण चिन्ह। जल्दी करो, मुझे ले चलो। बोलते ही अथर्व ने योगेश को खींच लिया। सच में अथर्व अभी किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। अगर मेरी स्पाइसी को कुछ हुआ न, तो नागा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मरूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे रामा को तो खुद नहीं पता कि नागा कहाँ रहता है। योगेश ने पॉइंट करते हुए कहा, यही कमरा है नागा का। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल अथर्व ने इतनी जोर से दरवाजे पर लात मारी कि वो एक झटके में खुल गया। तब रामा भी पहुंच गया। लिविंग रूम ऐसा डेकोरेटेड था कि सच में कोई यहाँ रोमांटिक डेट में हो। अथर्व ने अंदर आते ही एक खुले दरवाजे को देखा जिसमें कुछ आवाजें आ रही थी। उसके तो पसीने छूट गए। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? उद्धरण चिन्ह। वो फौरन उस कमरे में गया तो सामने देख हैरान रह गया। नागा के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। वो नेकेड था। किंजल बिस्तर पर आधी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन तब भी वो कोशिश कर रही थी नागा उसे इंटीमेटली छू न पाए। अथर्व तो गुस्से से पागल हो गया और सामने पड़ा मेटल का वास उठाया और नागा के सर में दे मारा। चोट वाइटल पॉइंट पर लगी तो बिना कुछ समझे नागा की मौत हो गई। उसके बाल पकड़ खींचकर अथर्व ने नागा को कमरे के एक कोने में फेंक दिया। अथर्व ने किंजल को, जिसका चेहरा पूरा लाल था और देखता ही रह गया, सो ब्यूटीफुल। अनजाने में उसके मुंह से यही निकला। हालांकि अथर्व किंजल के इतना करीब आ चुका था कि उसने उसके शरीर के हर हिस्से को देख लिया था, लेकिन इस समय की बात अलग थी। अपना सर झटक कर अथर्व ने किंजल को टच किया तो उसका शरीर बहुत गर्म था। ओह, एफ्रोडीजियक। किंजल ने अपनी अध खुली आंखों से अथर्व को देखा और उसके हाथ को पकड़कर अपने साइड गले में रखते हुए कहा, यू डेविल, बैड डेविल, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? मुझे गले लगा लो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अथर्व ने किंजल की सांस से ही पता कर लिया कि इसे हाई डोज दिया गया। इस लड़की का विल पावर है जो अब बच पाए, लेकिन क्या ये मुझसे नहीं बचना चाहती? ये सोचते ही अथर्व के दिल में हजारों फूल खिल गए। स्पाइसी, तुम्हें ड्रग दिया है? मेरे लैब चलो, मैं एंटीडोट दूंगा। अगले ही पल किंजल ने अथर्व को खींचा और किस करने लगी। नशे में ही सही, किंजल उसे किस कर रही थी। अचानक इस सीन को रामा ने देख लिया और उसे छींक आ गई। अथर्व की केयर और दक्ष की तड़प। कंटिन्यू। रामा की छींक ने किंजल को चौंका दिया और उसने अथर्व के होठों को छोड़ दिया, जिससे वो इरिटेट हो गया। लेकिन रामा तो हैरान था कि उसका खून इतनी तेजी से दौड़ने लगा कि उसका चेहरा लाल हो गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बॉस, मिस प्रताप को किस कर रहे थे? किस? कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, या फ्लू का असर है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। किंजल ने खुद को अथर्व के सीने में छुपा लिया। अथर्व ने रामा को घूरा और कहा, एक्स असिस्टेंट, अगर दोबारा नौकरी करना चाहते हो तो इस बुढ़े की लाश को एसिड में फेंको और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। उद्धरण चिन्ह। रामा के शरीर ने अपने आप अथर्व की बात को मान लिया और नागा को एक चादर में लपेटकर कंधे में उठा कर ले गया।
दरवाजे के बंद होते ही अचानक अथर्व को महसूस हुआ कि उसके शर्ट के सारे बटन्स खुल चुके हैं और किंजल का हाथ अंदर है। उसकी तो सांसें ही अटक गई। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्पाइसी, देखो मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जो किया तुमने किया, तुम ही ने शुरुआत की। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने अथर्व को खींचा और बिस्तर पर गिरा दिया और उसके चेस्ट पर बैठ गई। उसकी नशीली आंखें तो किसी को भी सेड्यूस कर दे। किंजल के गाल अथर्व के चेस्ट को सहला रहे थे, जिससे बिना ड्रग के वो भी गर्म होने लगा। अथर्व, मेरी ड्रेस की जिप खोल दो, मुझे गर्मी लग रही है। किंजल की आवाज इतनी धीमी और सिडक्टिव थी कि अथर्व का लिटिल ब्रदर पागल होने लगा। अथर्व अब खुद को रोक नहीं पाया और किंजल के करीब चला गया। दोनों के बीच कई बार लव मेकिंग का सेशन चला। ज्यादातर किंजल ने लीड लिया क्योंकि वो ड्रग के नशे में थी। जब ड्रग का नशा धीरे धीरे उतरा तो किंजल शांत हो गई और सो गई। अथर्व ने सोती हुई उस फियर्स लेकिन क्यूट लड़की को देखा, फिर अपने बॉडी को जिसमें काटने के निशान थे। अथर्व ने एक एक करके दोनों को देखा और हंस दिया। आधी रात के समय अथर्व ने किंजल को कपड़े पहनाए और उठाकर उसी अपार्टमेंट में ले गया। कल का दिन बड़ा शोडाउन था तो किंजल को आराम करना जरूरी था। काजल, दीक्षित और एमरल्ड सो चुके थे। तभी कमरे में कोई दबे पांव एंटर करता है। एमरल्ड तो हल्की आवाज से उठ गई और गुर्राने लगी। वो उस अनजान आदमी पर हमला करने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसके सामने कुछ स्प्रे किया। म्याऊं, ये ह्यूमनस कितने कमीने होते हैं। एमरल्ड बेहोश हो गई और साथ ही काजल भी। दीक्षित को कुछ पता नहीं चला और काजल गायब हो गई। शेखावत पैलेस। कुणाल और दक्ष कल के बारे में बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि काजल को फिर से किडनैप कर लिया गया है। कल 7वां दिन था जब चिराग ने खुद को अंडरवर्ल्ड किंग डिक्लेयर करने वाला था। अब चिराग बेवकूफ तो नहीं था तो उसने बैकअप प्लान बनाया, लेकिन उसने एक गलती कर दी। कुणाल का फोन रिंग हुआ जो ऋषि का था। उसने वॉइस चेंजर ऑन किया और फोन उठाकर स्पीकर में डाल दिया। हेलो, कहाँ हो तुम? अपनी मंगेतर और अयाशी से फुर्सत मिल गई तो कुछ काम कर लो। कुणाल ने दक्ष को देखा और फोन में कहा, सॉरी बॉस। उस दक्ष को संभालना मुश्किल हो रहा था। अगर मैं उसे रिपोर्ट नहीं करता तो वो सीधे आपके घर ही पहुंच जाता। उधर से चिराग की झुंझलाती आवाज आई, उसे फेक शेखावत को तो मैं देख लूंगा। वैसे कल सबको मेन बेस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेकिन तुम यहाँ रहना। दक्ष ने कुछ इशारा किया तो कुणाल ने पूछा, बॉस वो लड़की ठीक है न? कौन लड़की? उद्धरण चिन्ह। क्या बॉस? वही काजल। उसे कौन ला रहा है? उद्धरण चिन्ह। दक्ष का प्लान था कि जैसे ही चिराग और उसका आदमी बेस के लिए निकलेंगे वो काजल को वहां से निकलवा लेगा। लेकिन कभी कभी प्लान जैसा सोचा जाए वैसा नहीं हो पाता। चिराग ने हंसते हुए कहा, उस लड़की की तुम चिंता मत करो। बहुत परेशान किया है उसने मुझे, तो उसका भुगतान सारे फेक शेखावत करेंगे। मैंने उसे कहीं और रखा है। कुणाल और दक्ष ये सुनकर सकपका गए। दक्ष तो बेचैनी से सांस भी नहीं ले पा रहा था। कुणाल ने पूछा, लेकिन वो रहेगी तो दक्ष को तड़पने में ज्यादा मजा नहीं आएगा? चिराग की फिर से हंसने की आवाज आई और बोला, आएगा आएगा। पहले मुझे किंग बन जाने दो, फिर मैं दक्ष के सामने काजल को अपना बना लूंगा। क्या बोलते हो, इसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा? दक्ष की गुस्से से मुठिया कस गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा। एक गलती और सब खत्म हो सकता है। कुणाल ने ऋषि के बास्टर्ड पर्सनैलिटी का ख्याल रखते हुए कहा, क्या बात है बॉस, आप तो 10 कदम आगे निकले। कल सच में बहुत मजा आएगा। बॉस बॉस, क्या मैं एक और रिक्वेस्ट करूं? बोलो, जल्दी बोलो, मेरा मूड बहुत अच्छा है। कुणाल ने आंखों में खुनी मंशा के साथ साथ बास्टर्ड टोन में कहा, मैंने ना बहुत पेशेंस रख लिया, तो क्या कल मैं अनिका के साथ भी? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर मैं उसे अपने प्राइवेट जगह ले जाऊंगा। एक्चुअली उसकी फैमिली होगी ना, तो बॉस मुझे भी थोड़ा मजा करने दीजिए। ये बोलकर कुणाल का मन किया कि वो ऋषि को नामर्द बना दे। आखिर ये सब उसी की सोच तो थी। दक्ष ने कुणाल को देखा जो सब कह तो रहा था कि, लेकिन मास्क के पीछे उसके चेहरे में सिर्फ घृणा और गुस्सा था। कुछ और बात कर फोन रख दिया गया। क्या तुम पता लगा सकते हो कि काजल कहाँ है? कुणाल ने भवे से कोड़ते हुए कहा, अगर पता होता तो मेरे लोग मुझे फौरन बता देते। इन सब का सिर्फ एक ही उपाय है कि कल जो चिराग करना चाहता है उसे करने दिया जाए जब तक काजल न आ जाए। कुणाल के जाते ही दक्ष ने काजल की फोटो देखी और कहा, आई प्रॉमिस काजल कि तुम्हारा डोडो उस चिराग को बहुत बुरी मौत देगा। Chapter 249 The Ultimate Showdown. Continue.
कुणाल दक्ष के कमरे से निकलकर सीधे अनिका के कमरे की तरफ गया। उसने दरवाजा 2 बार नॉक किया और अनिका ने उसे खोल दिया और बिना देखे कि कौन है अंदर चली गई। इस समय अनिका कुछ पेंट करने की कोशिश कर रही लेकिन शायद हो नहीं रहा था। कमरे में बहुत सारे पेंटिंग शीट बिखरे हुए थे। कैसी हो तुम? कुणाल ने अपनी असली आवाज में पूछा। ओके, अनिका की आवाज किसी रोबोट जैसी हो गई। वैसे तुम क्या बनाने की कोशिश कर रही हो? पता नहीं, कुणाल ने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो टाइम अच्छा था जब वो उससे लड़ती थी और गालियां देती थी। कल पता है न क्या है? कुणाल ने अब काम की बात करने का सोचा। हाँ, पता है, चिराग कल मरने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुणाल के होठ का एक कोना उठ गया। अनिका अभी भी कुणाल की तरफ नहीं देख रही थी। तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रही? उद्धरण चिन्ह। अनिका ने पेंट ब्रश को पानी के ग्लास में पटक दिया और उसकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि मुझे इस चेहरे से नफरत है। मेरा मन करता है मैं इस चेहरे नोच लूं और बिगड़ दूं। तो तुम मुझसे दूर रहो वरना शायद मैं ऐसा कर दूं। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने अनिका का कंधा पकड़ा और अपनी तरफ करके पूछा, क्या तुम इस चेहरे के असली इंसान को देखना चाहोगी? उसकी हालत देख शायद तुम्हें थोड़ी शांति मिले। अनिका ने भवें से कोर ली, अगर ऐसा हो सकता है तो जरूर। ओके, कल पूरा परिवार मेन बेस जाने वाला है, तो तुम चुपके से साइड हो लेना। मेरा एक आदमी तुम्हें ले जाएगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि मेरे आने तक तुम उसके पास नहीं जाओगी क्योंकि वो बास्टर्ड और साइको है। अगर तुम उसके हाथ लग गई तो वो कुछ भी कर सकता है। अनिका थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ ही वहां जाऊंगी, तुम मेरे साथ ही रहना। अनिका की उस पर डिपेंडेंसी फील कर कुणाल के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। बेवकूफ कुणाल। 7वां दिन, शोडाउन डे। पूरा परिवार इतने दिनों बाद मिले थे। उन्हें एक साथ बड़े वैन में बैठाया गया था। एक तरफ दिशांक राधिका का हाथ पकड़े बैठा था और राधिका ने दक्ष का हाथ पकड़ा हुआ था। दक्ष के बगल में कुणाल था और उसके ठीक सामने अनिका जो अपनी मां अमृता के कंधे पर सर रखी हुई थी। अनिका की नजरें सामने बैठे कुणाल पर थी जो इस समय ऋषि के चेहरे में था। अमृता के बगल में सुहाना और अंगद, फिर दानिश और दिशांक आमने सामने थे और दोनों के चेहरे में बेबसी थी। दानिश ने दक्ष को देखा जो नीचे देख रहा था। ओल्ड मैडम के साथ ओम और उसकी मां सुमन थी जो कार से साथ चल रही थी। सुमन अपनी का मां का हाथ कस के पकड़े हुई थी जो पूरे रास्ते भर कांप रही थी। इस सिचुएशन ने ओल्ड मैडम जैसी टफ औरत को भी बाहर से कमजोर बना दिया था लेकिन अंदर से वो अब भी लड़ सकती थी। ओम आगे बैठा सिर्फ काजल के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं वो और उनका बेबी कैसा होगा। पूरा परिवार सिर्फ अपने ख्यालों में थे और कोई बात नहीं कर रहा था। अंडरवर्ल्ड मेन बेस। चिराग किंग की कुर्सी में बैठा हुआ था और अपने फेक परिवार को एक करके अंदर आते हुए देख रहा था। इस समय उसके चेहरे में घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। वेलकम। चिराग ने दक्ष के घूरते नजरों को इग्नोर किया और कहा, माय डियर ब्रदर, गले नहीं लगोगे? फिर कुछ सोचकर कहा, खैर जाने दो। ओम ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसे भाई का गला दबा देना चाहिए। सुमन ने फौरन उसे खींचा और चुप रहने को कहा। हालांकि वो डरती नहीं थी लेकिन उसे इतना पता था कि चिराग सन की है। अगर उसने ओम को कुछ कर दिया तो? चिराग ने माँ बेटे की जोड़ी को देखा और हंसते हुए कहा, सुमन, बुआ, बुलशिट, आपको चेतन जैसे आदमी के साथ ही रहना चाहिए था। आप जैसी औरत को वही डिजर्व करता है। सुमन जम गई। ओल्ड मैडम ने कांपती आवाज में पूछा, काजल कहाँ है? चिराग ने ओल्ड मैडम को मजाकिया लहजे में देखा और कहा, वाओ, पहला सवाल काजल कहाँ है? मुझे लगा आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछेगी। ओल्ड मैडम कांप गई। दीक्षित, या फिर समय के साथ आपका प्यार भी खत्म हो गया? हाँ, हो ही गया होगा। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडम ने कहा, खत्म? और प्यार? तुम जैसा घटिया इंसान प्यार जैसे प्योर फीलिंग को कभी समझ नहीं सकता, इसीलिए चुप ही रहो। चिराग को हंसी आ गई। प्योर फीलिंग? ये सब बकवास बातें हैं। अगर इतना ही प्योर और डिवाइन होता तो इतने सालों तक आप कठपुतली बनकर नहीं रहती। फिर इसे देखो अपने पोते को जो बेबस है, लाचार है, सिर्फ अपने बेकार प्यार की खातिर। हाँ, ये तो अंडरवर्ल्ड किंग था न, तो इसके लिए कुछ करना बहुत ही आसान था, लेकिन मैंने इसे बांध दिया। दुनिया में सिर्फ 2 चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसा और पावर। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अचानक चिराग की नजर अनिका पर गई जो सर झुकाए खड़ी थी। हेलो फेक कजिन। अनिका ने सर उठाकर देखा तो चिराग उसे ऊपर से नीचे देख रहा था।
उसे लगा कि वो यहाँ से भाग जाए और सबसे पहले ऋषि को मार डाले। अनिका ने अचानक कुणाल की तरफ देखा जिसने ऋषि का चेहरा लिया हुआ था। उसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं था लेकिन उसकी मुठिया कसी हुई थी। जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो चिराग ने लंबी सांस ली और कहा, कितने बदतमीज है सब। मैंने फैमिली डिनर का प्लान किया था लेकिन अब प्लान में चेंज आ गया। दक्ष चुप था क्योंकि काजल यहाँ नहीं थी। उसने देखा कि कुणाल चुपचाप एक पिलर से लग के खड़ा है। फिर चिराग के आसपास देखा तो उसके कुछ आदमी थे, खासकर नाना शिंदे और उसका पूरा ग्रुप अंदर था। बस एक इशारा और बाजी पलट सकती है। चैप्टर 250 40 साल की जुदाई दीक्षित और सीमा। कंटिन्यू। तभी दक्ष के कानों में जानी पहचानी आवाज आई, हेयर डोंट टच मी। मैं चल रही हूँ, अपने गंदे हाथ दूर रखो। मेरी कैट को मुझे वापस करो। ग्रैंडपा कहाँ है? तुम गंदे लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं ना तुम सबको देख लूंगी। कहाँ है वो कमीना? क्या उसे फिर से मार खाना है? काजल ये सब बोलते हुए बेस में अंदर आने लगी। जहां दक्ष और उसका परिवार काजल की आवाज सुनकर खुश था, वही चिराग ने जब आखिरी लाइन सुना तो उसे उस दिन का दर्द याद आ गया और उसने गुस्से से दांत पीस लिए। दक्ष ने काजल को अपने सामने देखा और चैन की सांस ली। काजल भी जैसे अंदर आई, सबसे पहले उसे दक्ष दिखा। दक्ष दक्ष वो बोलते हुए उसके पास आना चाहती थी लेकिन उसे गार्ड्स ने रोक दिया। दक्ष भी गुस्से से आगे बढ़ा तो गार्ड्स ने उसे रोक दिया। आराम से दक्ष, इतनी जल्दी किस बात की? काजल ने गुस्से से दांत पीस लिए और वो कुछ बोलती तभी उसे दीक्षित की आवाज आई। वो धीमे कदमों से अंदर आया और काजल का कंधा पकड़कर ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, काजल तुम कहाँ थी? एमरल्ड भी बेहोश थी। म्याऊं, एक रॉयल कैट की आवाज आई। मुझ पर, क्वीन पर हमला करने की सजा सबको मिलेगी। लेकिन वही सीमा शेखावत, ओल्ड मैडम, दीक्षित को अपने सामने देखकर चौंक गई। उनके आंसू अपने आप गिर गए और अपने कांपते होठों से उनके मुंह से वो नाम निकला जो हमेशा से उनके दिल सालों से दबा हुआ था, दीक्षित। अपना नाम सुन दीक्षित ने भी उसी दिशा में देखा और उनकी सांसें भी रुक गई। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? सीमा, दीक्षित फुसफुसाया। दीक्षित को अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। समय जैसे रुक गया था। कितने साल हो गए दीक्षित ने सीमा को नहीं देखा। आज जब चिराग ने कहा कि वो उसे उसके लोगों से मिलाने ले जा रहा है तो उसे मजाक ही लगा, लेकिन वो सच था। सीमा, सीमा की तरह बिना जाने दीक्षित की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसका झुर्रियों से भरा हैंडसम चेहरा अपने परिवार को अपने सामने देख खुशी से चमक गया, चाहे आंसू ही क्यों न हो। उसने बच्चों की शादी हो गई और उनके भी बच्चे हो गए। 40 साल में सब बदल गया। उसकी सीमा के बाल सफेद हो गए, झुर्रियां आ गई, लेकिन वो अब पहले की तरह खूबसूरत थी। मेरी सीमा अब भी सबसे सुंदर है। ओल्ड मैडम का पूरा शरीर कांप गया। ये कुछ बातों में से थी जिसे सुनकर सीमा अपनी जवानी में बुरी तरह शर्मा जाती थी। लेकिन आज ये सुनकर उसका मन हुआ कि वो दीक्षित के गले लग जाए और इतनी लंबी जुदाई का दुख उसके सीने में सर रख के भुला दे। दीक्षित, दीक्षित। ओल्ड मैडम के कांपते होठों में बस एक ही नाम था, तुम कैसे हो? बस, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उन दोनों के साथ काजल, राधिका और सुमन की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। काजल बहुत खुश थी, आखिर दोनों इतने सालों बाद मिले तो। उसे एहसास था कि अलग रहना कितना मुश्किल हुआ होगा दोनों के लिए। उसने दक्ष को देखा जो उसे ही देख रहा था। कुछ दिनों की दूरी सालों के जैसी थी दोनों के लिए। वही दीक्षित और सीमा तो सालों से दूर रहे, इतने कि अब बूढ़े हो गए थे। ये सोचकर काजल और उदास हो गई। उस समय दक्ष भी काजल को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। दीक्षित ने देखा तो उसने दिशांक, दानिश और सुमन को फौरन पहचान लिया। वो फुसफुसाया, सब कितने बड़े हो गए हैं। सुमन ने रुंधे गले से कहा, डैड। दीक्षित तो जम गया। उसने अपने लिए अपने बच्चों के मुंह से ये शब्द कभी नहीं सुना। ये शब्द सिर्फ अमरकांत शेखावत के लिए था और वो उस घर का सिर्फ एक बटलर था। दीक्षित ने अपने आंसुओं को पोंछा और सुमन को देख मुस्कुरा दिया। उसने पीछे देखा तो कुछ नए और जवान चेहरे थे। राधिका जो दिशांत की वाइफ थी, क्योंकि उसका हाथ दिशांत ने पकड़ रखा था, उसी तरह अमृता का हाथ भी दानिश के हाथ में था। अगद और उसकी वाइफ सुहाना, फिर अनिका और कुछ दूरी पर कुणाल था जो फिलहाल ऋषि के चेहरे में था। फिर सुमन और उसका बीटा जो अपनी माँ से मिलता जुलता था। और उनके सबसे आगे दक्ष, अंडरवर्ल्ड किंग, जिसका ऑरा सबसे अलग था। अपने बच्चों और पोते पोतियों से मिलकर आज दीक्षित का सबसे अच्छा दिन था। तभी एक इरिटेटिंग आवाज आई,
जिसे कोई नहीं सुनना चाहता था। कितना इमोशनल ड्रामा है, सो इरिटेटिंग। मेरे ग्रैंडपा भी यहाँ होते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। खैर अब सब यही है तो सेरेमनी स्टार्ट की जाए। तभी एक रौबदार और कर्कश फीमेल आवाज आई, स्टॉप। किंजल अपने मास्क वाले अवतार में थी और रामा के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अंदर ला रही थी। रामा को देख काजल अधीर हो गई और किंजल को घूरते हुए बोली, हे छोड़ो मेरे भाई को। वो आगे बढ़ती उससे पहले काजल को गार्ड ने रोक दिया। काजल झल्लाते हुए बोली, मेरी दी यहाँ होती न देख लेती तुम सबको। ये सुनकर किंजल के अंदर तूफान उठने लगा। मेरी बेबी, मैं यही हूँ और तुम चिंता मत करना। जिसने भी तुम्हें परेशान किया है मैं छोड़ूंगी नहीं, सबको सबक सिखाऊंगी। चिराग ने भवेश से कोरते हुए पूछा, नागा कहाँ है? किंजल ने अपनी बदली हुई आवाज में कहा, वो बिजी है और इसे मैं लाई हूँ कि ये समझ ले कि इसे कोई नहीं बचाएगा और चुपचाप नागा की बात सुने। चिराग ने मुंह बना लिया लेकिन कुछ कहा नहीं। वही किंजल की नज़र सबसे पहले दक्ष पर गई। उसका मन किया कि अभी के अभी काजल को धोखा देने के लिए उसे गोली मार दे। सब इसकी वजह से तो शुरू हुआ है। अगर मुझे गोली नहीं लगती तो मैं उस डेविल डॉक्टर के पास पहुंचती ही नहीं। न काजल को मैं इससे मिलने देती और न ही शादी और न ही प्रेगनेंसी। फिर उसने काजल को देखा जो सिर्फ कुछ ही महीनों में मेच्योर लगने लगी थी। मेरी बेबी सिस्टर बड़ी क्यों हो गई? काश मैं अभी काजल को गले लगा पाती, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? दी होती तो क्या रामा ने मेरे जिंदा होने की खबर काजल को बता दी? उसने रामा को देखा जो रो रहा था और एमरल्ड उससे चिपकी हुई थी। किंजल को सब कुछ सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। दक्ष की नज़र सिर्फ काजल पर थी तो किंजल का मन किया कि उसकी आंखें निकाल ले। अथर्व ने कहा था कि दक्ष काजल से बहुत प्यार करता है, जो इम्पॉसिबल था। दक्ष एक पत्थर दिल इंसान था जिसमें कोई इमोशंस नहीं थे। काजल ने ध्यान दिया तो मास्क वाली लड़की उसे घूर रही है, लेकिन वो डरी नहीं। क्या ये लड़की मेरी दी है? पर मेरी किंजल दी बहुत पतली थी, लेकिन ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी दी ऐसे घटिया कपड़े कभी नहीं पहनती है। तभी चिराग ने कहा, ठीक है वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। तभी बहुत सारे लोग उस बड़े से बेस के अंदर आने लगे। वो सब अलग अलग गैंगर्स थे। कुछ गैंगर्स ऐसे थे जिन्होंने दक्ष को धोखा दिया और कुछ चिराग के शुरुआत से सपोर्टर थे। बड़ा सा बेस अब लोगों से भर गया। सारे लोग घुटनों पर बैठ गए और अपना सर झुका लिया। बॉस, क्या तुम लोगों को पता है कि तुम सब यहाँ क्यों हो? यस बॉस, गुड। मैं अंडरवर्ल्ड को बदलने वाला हूँ। जरा देखो अपने पैथेटिक बॉस को। क्या तुम लोगों को ऐसा बॉस चाहिए तो हार चुका है? नो बॉस, सबने एक साथ कहा। क्या अंडरवर्ल्ड में कानून से डरना चाहिए? क्या ऐसे काम करना चाहते हो तुम लोग? नो बॉस, तो क्या दक्ष को किंग की पोस्ट हटा देना चाहिए? चिराग ने फिर सवाल किया। यस बॉस। ये सुनकर काजल ने गुस्से से कहा, एहसान फरामोश लोगों, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस दक्ष ने तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट किया, तुम लोगों ने उसे धोखा दे दिया। आज तुम सब लिख कर ले लो, जिस दिन तुम लोगों से एक भी गलती हुई उस दिन ये इरिटेटिंग आदमी सबसे पहले तुम्हारी वाइफ, बेटी, बहन को तुम लोगों के आंखों के सामने बेच देगा, क्योंकि ये कमीना है। किंजल हैरान रह गई। इतना सब होने के बाद भी काजल क्यों दक्ष की साइड ले रही है? उसे तो दक्ष से नफरत करनी चाहिए। लेकिन दक्ष के दिल में गर्मी पैदा होने लगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी तुम। इस पर चिराग ने शांति से कहा, अगर दोबारा बीच में बोला तो इसकी सजा तुम्हारे एक्स ससुराल वालों को मिलेगी। काजल चुप हो गई, लेकिन गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। चिराग ने फिर सारे गैंग से कहा, तो अगर अंडरवर्ल्ड के प्रिविलेजेस को एंजॉय करना चाहते हो तो मुझे फॉलो करना होगा। तुम्हारी लॉयल्टी अब मेरी होगी, क्योंकि मैं अब अंडरवर्ल्ड किंग हूँ। येस। फिर वाइन की सिप लेते हुए चिराग ने फाइनल डिक्लेयर किया, चीयर्स टू न्यू अंडरवर्ल्ड किंग चिराग शेखावत।